Good morning, class 7th. I welcome you all to your yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the chapter that is the second chapter of your civics, which is state government. In our last class, we have already studied that what do we mean by the legislative assembly. Legislative assembly, that is the you can say विधान सभा क्या होती है. Then we have studied about the speaker and the powers of the speaker. In today's class we are going to start up with a new topic, that is विधान परिषद. देखो, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है. और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, दैट इज़ दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा. लोकसभा दी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा दी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा कंपैरिजन टू राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो हम इलेक्ट करके भेजते हैं. और किसी भी डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें हर वो हाउस जिसमें आप मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजोगे तो वो हाउस आपका ज़्यादा पावरफुल होगा. ठीक उसी तरह से आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 हाउसेस होते हैं, विधानसभा एंड दी विधान परिषद. देखो, विधान परिषद जो होता है वो उसके जो पावर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं आपके जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, दैट इज़ दी राज्यसभा. ये भी जो विधान परिषद है ये भी एक परमानेंट हाउस होता है और इसके भी मेंबर्स जो हैं उनकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम एज दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ दी राज्यसभा होती है. अब आपका होमवर्क ये है कि आप जा कर के देखोगे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है कि वो राज्यसभा के मेंबर्स बन सकें. तो यही चीज़ सिमिलर आपकी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी. नाउ नेक्स्ट कम्स कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो देखो वो भी कुछ तो आपके विधानसभा के लोग इलेक्ट करके भेजते हैं और बाकी कुछ अलग अलग तरह से इलेक्ट होकर आते हैं. देखो कैसे इलेक्ट होकर आते हैं. As your book reads, unlike the legislative assembly, legislative council is not directly elected body. 1/3 of its members are elected by the members of the legislative assembly. यानी कि जो विधानसभा है उसके members 1/3 members को elect करेंगे. किस members को? विधान परिषद के 1/3 members को विधान सभा वाले elect करेंगे. Then another 1/3 of its members are elected by the members of the local government bodies. मतलब आपकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी उनकी वो लोग इलेक्ट करेंगे कितने लोगों को? 1/3 मेंबर्स को. देन 1/12 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स. मतलब ऐसे 1/12 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे? उस इलेक्टोरेट में से जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होंगे. Then another 1/12 are elected by an electorate consisting of teachers of secondary school, colleges and university. मतलब जो 1/12 जो लोग होंगे वो कहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे? ऐसे इलेक्टोरेट में सेलेक्ट होकर के आएंगे जिसमें टीचर्स होंगे, कहाँ के? सेकेंडरी स्कूल के, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के. इलेक्टोरेट आप समझ सकते हो, दी बॉडी हु इज़ इलेक्टिंग. ठीक है, कोई किसी चीज़ का इलेक्शन कर रहा है वो होगा इलेक्टोरेट. देन उसके बाद रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. जो 1/6 बचेंगे वो कौन इलेक्ट करेगा? आपका गवर्नर. देखो बिल्कुल यहाँ पर प्रेसिडेंट वाला फंक्शन है गवर्नर का, कि जैसे प्रेसिडेंट आपका जो पार्लियामेंट का राज्यसभा है उसके लोगों को इलेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर भी गवर्नर इलेक्ट करेगा उन 1/6 को. 1/6 जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे? दे विल कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल वर्क एट्सेट्रा. ठीक है. फिर उसके बाद देखो आपका लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन. फिर देखो यहाँ पर भी बिल्कुल आपका जो राज्यसभा है वैसा ही फंक्शन हो रहा है कि अपने ही मेंबर्स में से वो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे. और ये जो चेयरमैन होंगे ये क्या करेंगे? ये वहाँ की जो मीटिंग्स होंगी आपकी विधान परिषद की उनको कंडक्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट कम्स दी फंक्शन ऑफ दी लेजिस्लेचर. मतलब कि आपका जो विधान सभा है और विधान परिषद है इन दोनों को मिला करके कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर. अब हम ये देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के क्या क्या फंक्शन हैं. देखो स्टेट लेजिस्लेचर के जो फंक्शन हैं उसमें सबसे पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन. लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए लेजिस्लेटिव फंक्शन आप कह सकते हो कि
आपके स्टेट का कैसे गवर्नेंस होनी है, कैसे फंक्शन होगा गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 66 सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं स्टेट की लिस्ट में। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 3 तरह की लिस्ट है, एक है सेंट्रल की, दूसरी है स्टेट की, और तीसरी है आपकी कंकरेंट लिस्ट। देखो, जो सेंटर की लिस्ट होती है उसके अंदर जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सारे पॉइंट्स को आपकी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल है उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए, यानी उन सारे पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरह से जो स्टेट होगा वो अपने सारे के सारे जो भी पॉइंट्स आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन है वो उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कितने पॉइंट्स मेंशन है स्टेट की लिस्ट में? 66 सब्जेक्ट्स मेंशन है, मतलब 66 पॉइंट्स मेंशन है जिस पे आपका स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपना लेजिस्लेटिव वर्क करेगी। फिर उसके बाद 44 सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो चौथी लिस्ट है जिसमें आपके जो स्टेट और सेंटर के जो फंक्शंस हैं, दोनों कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टेट और सेंटर मिल करके कौन कौन से फंक्शंस को कंडक्ट करेगा, ये उस फंक्शंस के बारे में कंकरेंट लिस्ट बताती है। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 44 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट अपना काम करेगा। देन उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो आपकी गवर्नमेंट की भी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। और ये जो इसके जो लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। देखो, चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट नॉर्मली हम इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करते हैं, या तो फिर तब तक वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहता है जब तक कि वो आपकी यू कैन से मेजॉरिटी को वो इंजॉय करता है। देन नेक्स्ट कम्स दी लिमिटेशंस ऑन दी पावर ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, कुछ कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो हमारी विधानसभा और विधान परिषद मिला करके भी उनके पावर्स पे कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और ये लिमिटेशंस कहाँ से आई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। देखो, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि आप विधानसभा या विधान परिषद में जो पास होंगी जो बिल्स, वो आपकी उनके गवर्नर के पास नहीं जाती है, वो सीधा जाती है प्रेसिडेंट के पास उसके अप्रूवल के लिए। ठीक है। देन उसके बाद कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर बना दिए हैं तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ मेंशन कर दिया है या कोई लॉ फ्रेम कर दिया है तो वो लॉ जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर होगा। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा आपके स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर काम करेगा। Now next comes the relationship between the legislative assembly and the legislative council. देखो, जो first point है, it says legislative assembly is essential for a state while legislative council is optional. मतलब आपका जो legislative assembly है that is the विधानसभा, वो क्या है? वो आपकी essential part है लेजिस्लेचर का, लेकिन जो विधान परिषद है वो क्या है? ऑप्शनल पार्ट है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू रिजेक्ट और पास द मनी बिल विद इन 14 days, अदरवाइज द बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास। मतलब कोई भी बिल जो होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको 14 दिन के अंदर पास नहीं करती है तो भी उसको पास कंसिडर किया जाएगा। देन नेक्स्ट कम्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ लिमिटेड पावर्स ओवर द ऑर्डिनरी बिल टू। इफ इट रिजेक्ट्स अ बिल और मेक्स चेंजेस or withholds it for 3 months, legislative assembly can pass it again. This time the bill is considered pass if the legislative council does not return the bill within 1 month. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो legislative council है अगेन उसकी जो नॉर्मल बिल्स होती है, देखो 2 तरह के बिल्स होते हैं। मनी बिल्स होते हैं रिलेटेड टू मनी, जो भी पैसे का लेन देन है, जो भी पैसे से रिलेटेड बिल होगा या पैसे से रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तो उसको कहा जाता है, इनिशियली उस लॉ को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो लॉ बन जाए वो चीज़, तो हम उसको बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पर उस बिल को 2 तरह की बिल्स हो सकती, मनी बिल एंड दी नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल वो बिल जिसमें पैसे के लेन देन से या पैसे से रिलेटेड कोई बात है,
ऑर्डिनरी बिल मतलब पैसे के अलावा जितने भी और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनने वाला है तो उसके लिए कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी उसका जो कह सकते हो कि उसका जो पावर है वो ऑर्डिनरी बिल पे भी लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि अगर उसने किसी भी बिल को अपने पास 3 महीने से ज़्यादा 3 महीने तक रख लिया है तो वो बिल ऑलरेडी पास्ड समझा जाता है। देन उसके बाद आता है आपका कि in matter of exercising control over the executive, the legislative council has only formal powers and has less authority in toppling the government। मतलब यहाँ पर भी जो भी गवर्नमेंट की जो पावर की एक्सरसाइजिंग है, जो भी कंट्रोलिंग है आपका स्टेट का, वो कौन करता है? तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यू कैन से बहुत नॉमिनल पावर्स के साथ काम करती है और वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कैच अप इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।